मेरे पापा अपने मोहल्ले के जाने माने बिजनेसमैन थे। उनके बिजनेस में मेरी मम्मी भी हाथ बटाती थी। पर मेरे घर का माहौल कुछ खास ठीक नहीं था कि मेरे चाचा और पापा में आए दिन बिजनेस को लेकर बहस हो जाया करती थी, जिसके लिए मेरे भैया को और मुझे पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेज दिया गया। मेरे भैया और मैं साथ में ही रहते थे, पर आए दिन घर के झगड़े की वजह से मेरी माँ भी दिल्ली आ जाती थी। मेरे चाचा जी हमेशा पापा से बिजनेस को आधा करने के लिए कहते थे, पर पापा कहते थे कि हम लोग मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा। पर पापा गलत थे, क्योंकि चाचा जी और चाची जी को यह मंजूर ही नहीं था। इसलिए मेरे पापा परेशान होकर बिजनेस को आधा आधा करके वो दिल्ली आ गए और यहीं पर अपना एक नया काम शुरू कर दिया। मेरे पापा के हाथों में तो जैसे लक्ष्मी थी, उनका वह काम भी चल पड़ा। हम लोग अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। मेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि मेरे भैया पढ़ाई करके घर के बिजनेस में हाथ बटाएं, पर भैया का कहना था कि मुझे नौकरी करनी है, आप मम्मी और सुलेखा मिलकर बिजनेस को संभाल लीजिए, मैं तो अच्छी जॉब करूंगा। पापा ने भैया को कभी रोक टोक नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक हम लोग जिंदा है संभालेंगे। मेरे भैया ठीक ठाक थे, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे नंबर तो नहीं कहेंगे, पर हाँ पास हो जाते थे। मेरे भैया दिखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम थे, पर एक बात बहुत अच्छी कि एक लड़की के सिवा वो सभी लड़कियों से दूर भागते थे। पर वो बहुत खूबसूरत थी और ना कॉलेज में उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही कॉलेज के निकलने के बाद जब उनकी जॉब लगी तो वहाँ भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। बस कभी कभी ऑफिस से काम से कुछ लड़कियां घर पर आ जाती थी। भाई का काम भी ठीक ठाक था। मम्मी के ऊपर का काम का दबाव बढ़ने की वजह से पापा ने कहा कि राजन, तुम शादी कर लो, तुम्हारी माँ काम में व्यस्त रहती है और छोटी बहन अकेली हो जाती है, तो कोई साथ रहेगी तो अच्छा होगा। अब उसे भी भाभी चाहिए, तो भैया ने बोला कि मैं शादी करूँगा, पर अपनी पसंद की लड़की से करूँगा। पापा ने कहा ठीक है, पर दिखा तो देना। भैया ने कहा ठीक है। भैया को नौकरी करते हुए 2 साल हो गए। मेरी चाची के बेटे ने चाचा जी का बिजनेस डुबा दिया। चाचा और चाची जी रोड पर आ चुके थे, तो अब मम्मी को फ़ोन करके चाची जी कहते थे कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बेटे को अपने घर काम दिलवा दीजिए, और अगर बेटे को नहीं दिलवा रही हैं तो भाई साहब से बात करिए, अपने छोटे भाई पर थोड़ी सी दया करें, कुछ काम दिलवा दें। हम लोग रोड पर आ गए हैं। मेरे माँ को गुस्सा आया और बोले कि इसीलिए तो समझाते थे, पर आप लोगों को तो भूत सवार था कि बिजनेस को ही अलग करना है। आप देवर जी से ही कह दीजिए वो अपने भाई से खुद ही बात कर ले, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं है। इधर भैया एक लड़की को घर लेकर आए और कहने लगे कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। माँ पापा बहुत खुश हुए। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। माँ ने कहा आओ बेटी बैठो, तो भैया उनका हाथ पकड़कर के सोफे पर बैठा दिए, और फिर थोड़ी देर में पता चला कि लड़की अंधी है। ये सुनकर हम लोग हैरान रह गए और माँ भैया के ऊपर भड़क गई कि तू पागल है, एक अंधी लड़की से शादी करेगा। भैया ने बोला कि हाँ, क्यों, क्या हुआ, मुझे करना है तो इसी से करूँगा, वरना किसी से नहीं। भैया के जिद ने माँ पापा को मजबूर कर दिया, क्योंकि भैया किसी तरह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसलिए सुमन भाभी और भैया की शादी हो गई। भाभी बहुत खूबसूरत थी और बहुत समझदार भी। वो अंधे ज़रूर थी, पर अगर किसी जगह उन्हें पहुंचा दिया जाए तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो खुद अपना काम कर लेती थी, पर खाना पीना और बाकी का काम हम सबको ही करना पड़ता था। और सुमन भाभी हमारे घर की बहू हो गई थी, इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते थे। मेरी भाभी भैया एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। भाभी के लिए हमेशा कुछ न कुछ लाते रहते थे, पर भाभी कुछ दिनों से बहुत परेशान रहने लगी थी। पूछने पर कुछ बताती ही नहीं थी। एक बार भाभी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी और मैं पहुंच गई तो भाभी कहने लगी कि पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया गया, उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है। पर भैया बहुत खुश रहते थे और भाभी को बहुत मानते थे, जितना कि पहले हम लोगों की तरफ से भी भाभी के लिए कोई कमी नहीं होती थी। पर फिर भी भाभी क्यों रोती थी? भाभी दिन पर दिन दुबली होती जा रही थी। इसलिए एक दिन मैंने पूछा कि भाभी, आपको मेरी कसम है, भाभी प्लीज़ बताइए कि आप क्यों रोती हैं? तो भाभी बोली, क्यों रोती है? भाभी दिन पर दिन दुबली होती जा रही थी। इसलिए एक दिन मैंने पूछा कि भाभी, आपको मेरी कसम है, भाभी प्लीज़ बताइए कि आप क्यों रोती हैं? तो भाभी बोली कि जो मेरे साथ हो रहा है, ऐसा करें मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। और बोली कि मेरा दुख है सुलेखा आदि, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम मत परेशान हो। मैंने कहा नहीं, आपको मेरी सौगंध है, अब आप बताइए, तो वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। तो भाभी जैसे डर गई और तुरंत मेरा हाथ पकड़कर बोली कि प्लीज़ ऐसा कभी मत करना,
तब मैंने बोला कि तब बताइए कि क्या हुआ। तो भाभी बोले कि सुलेखा, आज शाम होने से पहले तुम मेरे रूम में आ जाना, और अगर तुम्हें रात जानना है तो दोपहर से लेकर शाम तक घर का कुछ भी खाना मत, और शाम को मेरे कमरे में आ जाना। मैंने हाँ कह दिया और मैं शाम को भाभी के कमरे में पहुंच गई। उसमें भैया नहीं थे। मैंने भाभी से बोला कि भाभी अब बताइए क्या बात है। तो भाभी बोली कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरे बेड के नीचे छिप जाओ। मैंने कहा पर भाभी क्यों? तो बोली कि बस चुप होकर कि छिपी रहो, कुछ भी बोलना मत, तुम्हें सब पता चल जाएगा, क्योंकि मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, इसलिए अपनी आंखों से देख लो। मैंने वैसे ही किया। मैं बेड के नीचे छुप गई। थोड़ी देर बाद भैया आए और उसके बाद वो हुआ कि मैं दंग रह गई। मेरे भैया कमरे में आते ही भाभी से कहते हैं कि चलो हम दोनों साथ में खाना खा लेते हैं, और फिर फटाफट से आज फिर तुम मैं पहले जैसे तैयार हो जाओ जैसे शादी की रात हुई थी। भाभी कहती हैं कि रोज़ रोज़ मैं तैयार होकर थक चुकी हूँ, आज नहीं। तो भैया भाभी से रोमांटिक मूड में बात करते हैं, पर भाभी नहीं करती हैं। पर भैया के 2-4 बार कहने पर भाभी तैयार होने लगती हैं। भाभी के बेड पर से हटते ही भैया जो सामान लाए रहते हैं उसमें से कुछ सामान निकालते हैं और कुछ सामान नीचे गिरता है, और उसमें मैंने देखा कि कुछ फूलों की माला गिरे थे और फूल गिर रहे थे। ऐसा लगा जैसे वो बेड को सजा रहे हैं। उन्होंने बेड की सजा कर भाभी से कहा कि आओ तुम बैठ जाओ। भैया भाभी से रोमांटिक मूड में बात करते हैं, पर भाभी नहीं करती ही रहती हैं। पर भैया के बहुत फोर्स करने पर भाभी तैयार होने लगती है। भाभी के बेड पर से हटते ही भैया अपने साथ जो सामान लाए रहते हैं उसमें से कुछ सामान निकालते हैं, और उसमें से कुछ सामान नीचे गिरता है, और उसमें मैंने देखा कि कुछ फूलों की माला गिर रही है और फूल भी गिर रहे हैं। ऐसा लगा जैसे भैया बेड को सजा रहे हैं। उन्होंने बेड को सजा कर भाभी से कहा कि आओ सुमन तुम बैठो, और फिर उसके बाद वो बोले कि मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, और वह बाहर चले गए। पर मैं हैरान थी कि कमरे में ये सब हो रहा है, पर मम्मी पापा को पता ही नहीं। खैर पता भी कैसे होता, क्योंकि कमरा तो बंद था। भैया थोड़ी देर में अंदर आते हैं, पर भैया अकेले नहीं थे, बल्कि भैया के साथ 2-3 लोग और थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं। भैया इशारों में उन लोगों से कुछ कहते हैं, यह मैं अंदर से देख रही थी। उनमें से एक आदमी भाभी के करीब जाता है, और भाभी को वो जैसे ही छूता है भाभी कहती हैं कि कौन? तो भैया कह रहे हैं कि मैं हूँ। तुम रोज़ यही सवाल करती हो। भाभी बोली कि क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि आप ही हैं। अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई थी कि भैया भाभी के साथ क्या कर रहे हैं, और भाभी किस लिए उदास रहती हैं, क्योंकि भाभी अंधी भले हैं पर वो बेवकूफ़ नहीं है। आगे कुछ और गड़बड़ हो, इसलिए मैं तुरंत बेड के बाहर आई और मैंने कहा, भाई आप ये सब क्या कर रहे हैं और ये सब क्या है? तो भैया मुझे देखते ही अचंभित रह गए और कहा, अरे सुलेखा तुम यहाँ? मैंने कहा हाँ मैं यहाँ। भाभी के साथ ये सब क्या कर रहे हैं? मेरे भाभी मेरी आवाज़ सुनते ही बेड से नीचे उतर गई और बोले कि सुलेखा यहाँ तुम्हारे भैया के अलावा कोई और भी है ना? मैंने बोला जी भाभी। भाभी तुरंत मेरे पीछे छुप गई। भैया के साथ 2-4 लोग थे। वो लोग तुरंत कमरे के बाहर जाने लगे और कहने लगे कि तुमने धोखा दिया है, हम सब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतने में भैया उन लोगों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर वे लोग थोड़ा डर और गुस्से में कमरे से बाहर चले जाते हैं। पर मैं हैरान थी कि इतने आवाज़ होने के बावजूद मम्मी पापा कुछ बोले नहीं। मैं फिर ज़ोर से चिल्लाई कि मम्मी पापा यहाँ आइए, पर माँ पापा तो जैसे कुछ सुने ही नहीं। तो भाभी बोले कि सुलेखा मुझे शक है कि तुम्हारे भैया रोज़ शाम को खाने में बेहोशी की दवा डाल देते हैं, जिसे खाकर तुम लोग सो जाते हो, और यह मेरे साथ रोज़ ऐसा ही करते हैं। मैं मजबूर थी, इसलिए मैं बोल नहीं पाती थी। भैया कहने लगे कि तू चुप कर, फालतू का इल्ज़ाम मेरे ऊपर मत लगा, ये खुद ही ऐसी है, यही कहती है कि उन लोगों को बुलाने के लिए। मुझे भैया के ऊपर बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला कि भैया आपको शर्म नहीं आती? और मैं भाभी को बाहर करते हुए भाई को कमरे में बंद किया और भाग कर माँ के पास गई और उन लोगों के मुंह पर पानी का छींटा डाला तो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा होश आया। तब उन लोगों को लेकर कमरे में आ गई और मैंने सारी बात बताई कि भैया क्या कर रहे हैं। मम्मी पापा बोले कि क्या हुआ, तो मैंने साफ साफ सारी बात बता दी। तो मम्मी पापा हैरान रह गए और क्या बोली कि नहीं। पापा भी भैया को देखकर बोलने लगे कि नहीं मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैंने कहा मुझे भी विश्वास नहीं था पापा, पर भैया ने यही किया है। मैंने भाभी को बिना डरे सब कुछ बताने को बोला। तो भाभी ने माँ पापा को बताने लगी
कि मेरी शादी के 1 महीने बाद से ही ये सब चल रहा है। मैं उनसे बार बार कहती हूँ कि आप हैं, पर ऐसा लगता है कि मुझे कोई और भी छूता है। तो कहते थे कि मैं ही हूँ, पर पापा जी मैं अंधी हूँ, पर बेवकूफ़ नहीं। मैं लोगों के स्पर्श को समझ सकती हूँ, पर मुझे पता था कि अगर मैं खुलकर आप सबसे कहूँगी तो आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, और मैं अकेली कैसे साबित करती, क्योंकि मैं देख नहीं सकती, इसलिए बड़ी आसानी से झूठी साबित हो जाती। मैंने कई बार मरने की कोशिश की, पर मैं उसमें नाकामयाब रही। यह तो सुलेखा दीदी का एहसान है कि इन्होंने मेरी उदासी को पहचाना और लगाया। नहीं पता नहीं कब तक ये सब मेरे साथ होता, मुझे कुछ भी नहीं पता। तब पापा ने भैया को थप्पड़ मार के पूछा कि तू ये सब क्यों करता है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बीवी के साथ ही ये सब करता है, इसीलिए तूने अंधी लड़की से शादी की थी। माँ भी भैया को थप्पड़ मारने लगी, पूछने लगी कि बोल तूने ऐसा क्यों किया, वरना मेरा मरा मुँह देखेगा। भैया कहने लगे नहीं माँ, ऐसे मत बोलो। मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैं बोली कि भैया मेरी शादी हो जाएगी, अगर वो मेरे साथ ऐसा करे, वैसे 4-5 लोग आकर मेरे साथ करे तो आपको कैसा लगेगा? भैया थप्पड़ उठा लिए मुझे मारने के लिए। तब मैंने कहा क्यों, मैं आपकी बहन हूँ, यह किसी की बहन नहीं है। माना ये अनाथ है, पर एक औरत तो है, क्या इन्हें दर्द नहीं होता? क्या यह पत्थर है? आपने ऐसा क्यों किया? इस तरह सबके बहुत धिक्कार पर भैया शर्मिंदा हो गए और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो। भाभी के भी पैर पकड़ लिए कि मुझे माफ़ कर दो सुमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बताने लगे कि मैं नौकरी करता था, पर जहाँ नौकरी करता था उन लोगों से मैंने बहुत पैसे उधार ले रखे थे, क्योंकि मैं बहुत गलत रास्ते पे था और वो गलत आदत छूटी नहीं रही थी। इतना ज़्यादा कर्ज मेरे सर पर था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से ख़त्म करूँ। एक बार ये लोग मेरी वाइफ को देखें, तभी से इन लोगों ने कहा कि तेरा पैसा चुकता हो सकता है, अगर अपनी वाइफ को एक रात के लिए मेरे साथ भेज दे। मैं भेज तो नहीं सकता था, पर घर पर ज़रूर ला सकता था। शुरू में मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, पर इन लोगों ने कहा कि मैं तेरी बहन को उठा लूँगा, परिवार को ख़त्म कर दूँगा। इसलिए मैंने प्लान बनाया और चुपके से इन लोगों को बुलाता था। पर इन लोगों की डिमांड थी कि मेरी बीवी दुल्हन के रूप में इन्हें मिले और कमरा सजा हुआ हो, इसलिए मैं रोज़ रोज़ करता था। मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगता था, पर क्या करूँ। पापा ने फिर थप्पड़ मार कर बोले कि तुम्हें मुझसे पैसे लेता, मैं घर बिजनेस सब बेच देता, तूने मेरी बहू के साथ ऐसा कैसे किया? भाई अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गए और रोने लगे। हम सब तो एकदम हैरान थे कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। माँ भी रोने लगी। पापा ने कहा कि बेटा तूने हम सबको कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने तो आज हमारे घर की बहू की ही इज्जत नहीं दे पाया, तो और तुझसे क्या ही अपेक्षा करूँ, अब तुम तो घर में रहने लायक ही नहीं हो। पापा ने तुरंत फ़ोन निकालकर पुलिस को फ़ोन करने लगे, तो माँ कहने लगे कि हमारा तो एक ही बेटा है, प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि बेटा कितना भी नालायक हो, पर माँ का दिल पसीज ही जाता है। पर पापा ने कहा कि नहीं, इसे जेल की सज़ा जेल है। पर भाभी तुरंत पापा को रोकते हुए बोली कि नहीं पापा जी, इन्होंने जो किया मेरे साथ किया बहुत गलत किया, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके घर का इकलौता बेटा जेल में सड़े, इसलिए प्लीज़ आप फ़ोन मत करिए। पर पापा नहीं मान रहे, तो भाभी ने अपनी कसम देकर पापा को मना लिया और बोले कि आप जेल मत भेजिए, पर मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे ना अनाथ आश्रम छोड़ दीजिए। पर माँ कहने लगी कि बेटी तुम इतना दर्द सहकर अब तक यहाँ थी, मेरे नालायक बेटों को माफ़ कर दी, तो हम लोग तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दें? बहू हम लोग इतने बेगैरत लोग नहीं हैं, बहू तुम हमारे साथ हमारी बेटी बनकर रहो, अपने घर में रहो, बिल्कुल हमारी सुलेखा की तरह। मेरे भैया बहुत पछताने लगे, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, वह घर के बाहर भी नहीं जाते थे। इसी बीच चाचा चाची बहुत दयनीय हालत में घर पर आ गए। देखकर चाचा जी को अपने बिजनेस में नौकरी दे दिया। चाचा जी भी घर में साथ रहने लगे। भैया के किए हुए कारनामे चाचा चाची को पता चला, तो कहने लगे बेटा हमारा बेटा तो नालायक था, पर तुम तो सीधे थे, इतना गलत कदम तुम्हें नहीं उठाना चाहिए था। बिल्कुल अंधकार में भैया चले गए थे, क्योंकि उन्हें अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा था। मेरे पापा ने बहुत पैसा खर्च किया और भाभी की दूसरी आंख लगवाई। आज मेरी भाभी अच्छे से देख सकती हैं। भैया किस तरीके से टूट जाने पर भाभी ने भैया को माफ़ कर दिया और भैया भाभी साथ में रहते हैं। भैया भाभी को जान से ज़्यादा मानते हैं। मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं। मेरी भी शादी हो गई। मेरे चाचा जी का लड़का कभी मन किया तो आते हैं, फिर चले जाते हैं। हाँ, उन्होंने शादी कर रखी है, पर घर तो नहीं रहते हैं, पर अपनी वाइफ के साथ जहाँ भी रहते हैं अच्छे से रहते हैं। मम्मी पापा ने चाचा जी को माफ़ कर दिया और अब चाचा चाची जी हम सब लोगों के साथ ही रहते हैं। पापा और उनके बिजनेस में हाथ बटाते हैं और हम सब लोग साथ में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, किसी भी मजबूर लड़की का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इंसान भले ही ना देखे पर ऊपर वाला तो देख ही रहता है और वो कभी भी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर
और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।